वेलकम टू गाइडली। जेआईबी सीएबी के लिए आपके लिए जो क्रैश कोर्स लेके आया गया है गाइडली के द्वारा, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट सारे इसके अंदर करवाए जा रहे हैं। सेशन 3 में आपके लिए ले आया हूँ। इस सेशन के अंदर हम करने वाले हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के बारे में जानेंगे, कैपिटल मार्केट के बारे में जानेंगे, मनी मार्केट के बारे में सेशन 2 में हमने जान लिया, फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में हमने सेशन 2 में जान लिया। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं? गवर्नमेंट सिक्योरिटी इज़ अ ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी है, इसलिए इन्हें गिल्ट एज्ड यानी रिस्क फ्री गिल्ट एज्ड इंस्ट्रूमेंट भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इनमें किसी भी तरीके की रिस्क नहीं होती डिफ़ॉल्ट की। इट इज़ अ डॉक्यूमेंट ऑफ गवर्नमेंट्स डेट ऑब्लिगेशंस। गवर्नमेंट की ऑब्लिगेशन है ये इसको पे करना। सच सिक्योरिटीज़ कैन बी शॉर्ट टर्म यानी ट्रेजरी बिल्स हो सकते हैं, हमने पिछले वीडियो में देखा, और लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि गोल्ड, जो आपके गवर्नमेंट बॉन्ड हो गए, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आपने सुना होगा नाम, डेटेड सिक्योरिटी विद ओरिजिनल मैच्योरिटी ऑफ 1 ईयर और मोर। ठीक है। लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ आर ऑल्सो इशूड बाय स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट जो अपने डेवलपमेंट के लिए, मिसमैच को कंप्लीट करने के लिए जो पैसा उठाती है, वो उन लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ को भी आप स्टेट डेवलपमेंट लोन्स जो हैं उनको, जिन इंस्ट्रूमेंट के थ्रू उठाया जाता है पैसा, कि एक तरीके से कोई नोट्स इशू कर दिए गए हैं, प्रोमिसरी नोट्स, या किसी भी तरीके की एक गारंटी दी गई है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कि ये आप रख लीजिए, इसको खरीद लीजिए और हम आपको इंटरेस्ट पे करते रहेंगे और मैच्योरिटी पे ये पैसा पे कर देंगे, तो उनको भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी माना जाता है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो। ठीक है। चलिए, यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट किस ट्रेजरी बिल्स के बारे में हमने जान लिया था। ठीक है। कैश मैनेजमेंट बिल्स के बारे में हमने जान लिया था। अब बात करेंगे हम लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ की। ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दे के सुनेंगे क्योंकि यही चीज़ें आपको कंफ्यूज करती हैं। अब बीच में एक टॉपिक आपको जरूर पता होना चाहिए, ई कुबेर के बारे में। ठीक है। करेंसी चेस्ट के अंदर अगर किन्हीं की ड्यूटी है तो उन्हें तो पता होगा। ई कुबेर वैसे नॉर्मली और क्या काम आता है ये भी पता होना चाहिए। एक कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है आरबीआई का, जो अनेबल करता है हर बैंक को कि वो करंट अकाउंट जो उनका है वो अक्रॉस द कंट्री उसके ऊपर फेच कर पाएँ। ठीक है। ई कुबेर सिस्टम वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 2012। डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके जेआईबी के अंदर। सीआईबी के अंदर तो डायरेक्ट ऐसे ईयर्स नहीं पूछे जाते, लेकिन जेआईबी में कई बार पूछ लिए जाते हैं, एक्ट पूछ लिए जाते हैं। Several financial transactions like auction of government securities and sale of sovereign gold bond are done through e-Kuber। e-Kuber को इन्फीनेट के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू एक्सेस किया जा सकता है। फुल फॉर्म पता होनी चाहिए इन्फीनेट की। इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क इज अ क्लोज्ड यूजर ग्रुप नेटवर्क फॉर एक्सक्लूसिव यूज ऑफ मेंबर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। पूरी सेफ्टी रहती है इसकी। एडवांटेज क्या है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करने के? तो सबसे पहला एडवांटेज तो यही है कि गुड रिटर्न्स विद मैक्सिमम सेफ्टी। क्यों? क्योंकि सोवेरियन कमिटमेंट होती है, सोवेरियन गारंटी होती है कि आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा और रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल भी होगी आपकी। ऐसे ही है कि किसी जो आपके नॉन एनबीएफसी है उसने इशू कर दिया और बाद में वो पता चला कि वो बैंकरप्ट हो गए या किसी भी तरीके से उनका दिवालिया निकल गया, तो वो आपका पे नहीं होगा। नहीं, ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का डिफ़ॉल्ट होना बिल्कुल लास्ट में आता है। दे कैन बी सोल्ड ईजिली इन सेकेंडरी मार्केट, और इसको आप सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड भी कर सकते हैं। ठीक है। और कोलेटरल के तौर पे रख के आप बोरो भी कर सकते हैं फंड्स रेपो मार्केट के अंदर। स्टेट डेवलपमेंट जो लोन्स थे वो अभी हमने डिस्कस किया। वो कौन से लोन हैं जो स्टेट गवर्नमेंट्स रेज करती है मार्केट से? किसके थ्रू? स्टेट डेवलपमेंट लोन्स के थ्रू। ठीक है। स्टेट डेवलपमेंट लोन्स आर डेटेड सिक्योरिटीज इशूड थ्रू नॉर्मल ऑक्शन के थ्रू इन्हें बेचा जाता है, मतलब ऑक्शन किया जाता है। और एक मिनट, इसको जानने से पहले सबसे पहले ये लाइन पढ़िए आप। लाइक डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स इशूड बाय स्टेट गवर्नमेंट्स ऑल्सो क्वालिफाई फॉर एसएलआर। जो भी एसएलआर, जिसने भी मान लीजिए इसमें पैसा इन्वेस्ट किया है, किसी भी मान लीजिए बैंक ने किया है, ठीक है, तो वो उसको एसएलआर में इन्वेस्टेड माना जाएगा। क्यों? क्योंकि जो सीआरआर है वो तो आपका डायरेक्ट है कि आपको कैश के अंदर रखना पड़ेगा अलग से उतना %। ठीक है। एसएलआर में क्या होता है कि गोल्ड में या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो हैं आरबी की डेजिग्नेटेड, उनमें आप रख सकते हैं। तो ये उन सिक्योरिटीज़ में से आता है कि अगर आपने इसमें पैसे इन्वेस्ट किया तो वो आपका एसएलआर में भी क्वालिफाई करेगा। ठीक है। तो स्टेट डेवलपमेंट जो लोन्स हैं वो रेज किए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा। और जो ये ऑक्शन होता है स्टेट डेवलपमेंट लोन्स का, वो वैसा ही होता है, सिमिलर टू सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है उनके सिमिलर ही होता है उनका जो ऑक्शन है। इंटरेस्ट जो है वो हाफ ईयरली सर्व किया जाता है, प्रिंसिपल मैच्योरिटी पे किया जाता है। ठीक है।
दे आर ऑल्सो एलिजिबल एज कोलेटरल फॉर बोरोइंग। मार्केट जो रेपो मार्केट है वहाँ पर इनको रख के आप लोन्स ले सकते हैं, एज ए सिक्योरिटी आप रख सकते हैं और आप फंडिंग उठा सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स हैव ऑल्सो इशूड स्पेशल सिक्योरिटीज़, जैसे उदय हो गया, डिस्कॉम हो गया, फुल फॉर्म पता होनी चाहिए आपको कि ये स्पेशल सिक्योरिटीज जो हैं स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा इशू की गई है, इनका फुल फॉर्म पता होना चाहिए आपको। उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, उस पर स्कीम फॉर ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल टर्न अराउंड ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। अब बात आती है प्राइमरी डीलर्स क्या होते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के बारे में तो जान लिया, ठीक है। तो प्राइमरी डीलर्स जो है, अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचना खरीदना भी तो है, तो उनके लिए कौन काम करता है? प्राइमरी डीलर्स। प्राइमरी डीलर्स आर एंटिटीज रजिस्टर्ड विद आरबीआई हु हैव लाइसेंस टू परचेज एंड सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ठीक है। तो ये बाय सेल करने का काम करते हैं, आरबीआई से खरीद के बाद में रीसेल करने का काम करते हैं। एक तरीके से ब्रिज है ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का और जो खरीद रहा है उनका, ठीक है। आरबीआई के थ्रू खरीद के ये बेचते हैं। आरबीआई ने ये कॉन्सेप्ट 1995 के अंदर लाया था, ठीक है। जो आपके प्राइमरी डीलर्स हैं वो 2 वे कोड्स आपको ऑफर करते हैं, यानी बाय सेल बिड ऑफर आप इन्हें बोल सकते हैं, और इन्हें मार्केट मेकर्स भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये बिचौलिए का काम करते हैं। रेगुलेटरी टूल्स फॉर लिक्विडिटी मैनेजमेंट। लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए आरबीआई के जो टूल्स हैं उनमें कौन कौन आता है? लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो डिटेल में हम ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि आपने ऑलरेडी बैंकिंग की जब तैयारी की थी या आप ऑलरेडी बैंक में हैं तो इन चीज़ों का आपको पता है। हम बात करने वाले हैं जेएबी क्लियर करने के लिए। रेपो ट्रांजैक्शंस आर जनरली, अब रेपो ट्रांजैक्शंस के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वो मैं आपको और बता देता हूँ कि जो पॉलिसी रेपो रेट है, ठीक है, इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट के थ्रू जो ट्रांजैक्शंस की जाती है ओवरनाइट बेसिस पे उन्हें रेपो ट्रांजैक्शन बोला जाता है। हाउएवर रेपो ट्रांजैक्शन कैन बी फॉर द पीरियड ऑफ 7, 14, 28 डेज। ऑब्वियसली रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफर करेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे डेज बढ़ेंगे और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। तो इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड बाय ऑक्शन। तो 7, 14, 28 दिन के लिए भी रेपो जो ट्रांजैक्शन है वो कैरी आउट की जा सकती है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो बैठी 2020 के अंदर, फरवरी के अंदर, उसने अनाउंस किया कि एक न्यू वेरिएंट हम लेके आ रहे हैं रेपो का, क्योंकि ये तो शॉर्ट टर्म फंडिंग उठाने के लिए है। लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन 1 से 3 साल तक के लिए अगर आरबीआई से पैसा उठाना है रेपो रेट्स के साथ, लिंक्ड रेट के साथ, ठीक है, तो लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन के अंदर पैसा उठा सकते हैं, ठीक है। टारगेट रखा था आरबीआई ने 1 लाख करोड़ रुपए की फंडिंग देने का, ठीक है। सारे जो रेपो मार्केट के ट्रांजैक्शन होते हैं वो किस प्लेटफॉर्म के ऊपर होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर कोप रेपो ऑर्डर मैचिंग सिस्टम, क्रोम्स के ऊपर होते हैं रेपो के जितने भी ट्रांजैक्शन। मैं एमसीक्यू के अंदर लास्ट में पूछूंगा आपसे, तो पता होना चाहिए। अब बात आती है कैपिटल मार्केट की। कैपिटल मार्केट का जो भी मनी मार्केट जो था वो कहाँ तक था? अप टू 1 ईयर, ठीक है। अब 1 ईयर से जो ज़्यादा होगा, ठीक है, वो जो आपकी ट्रांजैक्शंस होंगी वो कैपिटल मार्केट के अंदर होंगी। सीधा सीधा ये हिसाब बनता है। कैपिटल मार्केट क्या है? इज अ मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म डेट एंड इक्विटी शेयर। डेट क्या होता है? उधारी। इक्विटी क्या होता है? ओनरशिप ली है आपने किसी भी कंपनी के अंदर या जहाँ से भी, जिसके भी आपने शेयर खरीदे हैं। कैपिटल फंड कंप्राइजिंग ऑफ बोथ इक्विटी एंड डेट आर इशूड एंड ट्रेडेड इन दिस मार्केट। किस मार्केट में? कैपिटल मार्केट के अंदर। दिस ऑल्सो इंक्लूड्स प्राइवेट प्लेसमेंट सोर्स ऑफ डेट्स, इक्विटी एज वेल एज ऑर्गेनाइज्ड मार्केट्स लाइक स्टॉक एक्सचेंज। इन कॉमन parlance द कैपिटल मार्केट में बी अंडरस्टूड एज मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म फंड्स। सीधा सीधा याद रखिएगा कि लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए कैपिटल मार्केट है, शॉर्ट टर्म के लिए मनी मार्केट है। ट्रेजरी बिल्स वगैरह शॉर्ट टर्म में आते हैं। इक्विटी कैपिटल और डेट कैपिटल। इक्विटी कैपिटल मार्केट जहां पर कंपनीज के अंदर आप इक्विटी कैपिटल रेज करते हैं और स्टॉक ट्रेड किए जाते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी मार्केट फॉर प्राइवेट प्लेसमेंट। आईपीओ आपने सुना होगा कि इस कंपनी का आईपीओ आ गया, उस कंपनी का, तो ये आपका कैपिटल मार्केट के अंदर आता है सारा, ठीक है। और प्राइमरी मार्केट के अंदर आता है। सेकेंडरी मार्केट जहां ऑलरेडी शेयर्स जो आ चुके हैं मार्केट के अंदर वो खरीदे बेचे जाते हैं, उन्हें बोला जाता है सेकेंडरी मार्केट। डेट कैपिटल मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां पे इन विच कंपनीज एंड गवर्नमेंट कैन रेज फंडिंग थ्रू इश्यू एंड ट्रेडिंग ऑफ डेट सिक्योरिटीज, चाहे वो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो, डिवेंचर्स हो, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो, ठीक है। अब बात आती है कि रेगुलेटर जो है कौन है? मनी मार्केट का कौन है? आरबीआई। और कैपिटल मार्केट का कौन है? सेबी। सेबी का काम क्या है? इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना सिक्योरिटीज़ के अंदर, एंड टू प्रमोट डेवलपमेंट एंड टू रेगुलेट सिक्योरिटीज़ मार्केट एंड फॉर मैटर कनेक्टेड देयर विद इंसिडेंटल देयर टू, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी सेबी को देखनी होती है। सेबी को इस्टेब्लिश किया गया था
1988 के अंदर। इट वॉज इनिशियली स्टेब्लिश्ड एज नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है, लेकिन बाद में 1992 के अंदर इसको स्टैट्यूटरी पावर्स दे दी गई थी। इट वॉज डिक्लेयर्ड एज एन ऑटोनोमस बॉडी, ठीक है। सेबी ने ऑपरेशन कब स्टार्ट किए? 12 अप्रैल 1992 को स्टार्ट किए। सेगमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट में दो आपको बताई दिए, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में क्या होता है कि जो आपकी सबसे पहले जो शेयरिंग आती है, शेयर इशू किए, चाहे वो आईपीओ के थ्रू हो, चाहे किसी भी माध्यम से हो, वो प्राइमरी मार्केट में आते हैं। जैसे ही वो खरीद बेच शुरू हो जाते हैं तो वो आपके सेकेंडरी मार्केट में एंटर कर जाते हैं। इन प्राइमरी मार्केट सिक्योरिटीज आर ऑफर्ड टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, और उसके बाद जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग और प्री इशूड सिक्योरिटीज होंगी वो ट्रेड की जाएंगी सेकेंडरी मार्केट के अंदर। एस्बा क्या होता है? एब्रीविएशन फॉर एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अकाउंट। अगर आपने आईपीओ कभी अप्लाई किया है तो आपको पता होगा कि एक अमाउंट जो है वो आपका ब्लॉक हो जाता है एस्बा के अंदर, होल्ड लग जाता है आपका सीधा सीधा आपके अकाउंट के ऊपर। पार्टिसिपेटरी नोट्स, अगर मान लीजिए कोई इंडियन जो शेयर के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता है, ठीक है, लेकिन वो रजिस्टर नहीं करना चाहता सेबी के साथ, तो उसके पास ऑप्शन है कि वो पार्टिसिपेटरी नोट्स के थ्रू उन इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर वो इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट कर सकता है इंडियन सिक्योरिटीज़ के अंदर विदाउट रजिस्टरिंग विद सेबी। तो इन्हें क्या बोला जाता है? पार्टिसिपेटरी notes, also referred to as P notes. PNs are financial instruments required by investors or hedge funds to invest in Indian securities without having to register with SEBI, ठीक है। P notes are among the group of investments considered to be offshore derivatives. investments के अंदर ये आती है क्योंकि ये बाहर के लोग जो हैं इसमें इन्वेस्ट करते हैं, इंडियन जो कंट्री से बाहर के लोग हैं वो विदाउट रजिस्टरिंग विद सेबी इसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो पार्टिसिपेटरी नोट्स के थ्रू करते हैं। एनी डिविडेंड और कैपिटल गेन कलेक्टेड फ्रॉम सिक्योरिटीज गोज बैक टू इन्वेस्टर्स। इंडियन रेगुलेटर जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा चिंतित होते हैं इसके बारे में, पार्टिसिपेटरी नोट्स के बारे में, बिकॉज दे फियर दैट हैज फंड्स एक्टिंग थ्रू पार्टिसिपेटरी नोट्स कैन कोज इकोनॉमिक वॉलेटिलिटी इन इंडियन एक्सचेंज। मान लीजिए कि खरीदा गया किसी गलत नियत के साथ, एकदम से प्राइस के अंदर फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा लाया गया है खरीद बेच के साथ, ठीक है, इसलिए जो सेबी है वो लिमिट्स लगाता रहता है टाइम टू टाइम इसके ऊपर, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। कॉरपोरेट जो डेट कैपिटल मार्केट है, कॉरपोरेट जो कैपिटल मार्केट है वो हमने जाना कि इक्विटी और डेट कैपिटल मार्केट में दो हिस्सों में बटी हुई है। कॉरपोरेट डेट मार्केट एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ओवरऑल डेट मार्केट का, ठीक है, और कॉरपोरेट बॉन्ड इज जो ये मार्केट है कॉर्पोरेट बॉन्ड के लिए वो रेगुलेट की जाती है सेबी के द्वारा। शॉर्ट टर्म जो कॉर्पोरेट डेट मार्केट है, ठीक है, वो हमने जाना था कि कमर्शियल पेपर्स हैं जो अनसिक्योर्ड हैं, कोई कंपनी शॉर्ट टर्म के लिए जो इशू करती है वो मनी मार्केट के अंदर करती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए 5 साल 10 साल के लिए अगर किए जा रहे हैं तो वो कैपिटल मार्केट के अंदर इशू किए जाते हैं। जो कंपनीज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए काम कर रही हैं वो डिबेंचर्स भी इशू कर सकती हैं लॉन्ग टर्म फंड्स उठाने के लिए, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ आपसे। एस्बा एक इंस्ट्रूमेंट है यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट, किस मार्केट में यूज़ किया जाता है एस्बा, ये आपको बताना है कमेंट करके वीडियो के नीचे कि आपको क्या लगता है इसका आंसर। रेपो ट्रांजेक्शन आर रिपोर्टेड ऑन विच इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म, तो ई कुबेर है कि NDSOM है कि इन्फिनेट है कि क्रोम्स है, तो ये आपको पता होना चाहिए, इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। टर्म मनी मार्केट ट्रांजेक्शंस आर दोज विच हैव अ मैच्योरिटी ऑफ ओवर हाउ मैनी डेज, कॉल मनी, टर्म मनी, नोटिस मनी, ठीक है, या नोटिस मनी, टर्म मनी, कॉल मनी, नोटिस मनी, कॉल मनी, टर्म मनी। ये सीक्वेंस अगर आपको पता होगी तो आपको पता होगा कि इसका आंसर क्या बनेगा, लेकिन सीक्वेंस ही तो चेक करनी है आपको यहाँ पे MCQ दिखा के। चलिए सीधा सा याद रखिएगा कि टर्म मनी जो होती है वो ज़्यादा टाइम के लिए होती है, तो मैच्योरिटी ऑफ ओवर हाउ मैनी डेज, तो 14 डेज। कॉल मनी जो होती है वो ओवरनाइट और 2 से 14 दिन के लिए आपकी नोटिस मनी, और उस 14 दिन से ज़्यादा के लिए 1 साल तक के लिए वो आपका आएगा टर्म मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच एलिजिबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कैन इशू सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स की बात है तो वो हमने देखा था उस सेशन के अंदर, पिछले सेशन के अंदर, कि ये हालांकि है तो मनी मार्केट का हिस्सा, लेकिन अगर बैंक्स करते हैं इशू तो 7 दिन से 1 साल तक के लिए। कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ये आज़ादी है कि वो 1 से 3 साल तक के लिए भी इशू कर सकते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, तो यहाँ पे आंसर बनेगा आपका
क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का पूछा गया, एलिजिबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो वो 3 साल तक ले जाते हैं। चलिए, अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी तो आप बने रहिएगा इस सीरीज़ के साथ, आपके लिए और सेशंस भी लाए जाएंगे। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम देखने वाले हैं वेरियस टाइप्स ऑफ रिस्क, जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है जीआईबी और सीआईबी दोनों के अंदर। टाइप्स ऑफ वेरियस रिस्क हम करने वाले हैं, क्रेडिट रिस्क, रेपुटेशनल रिस्क, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के बारे में, सिविल क्रिसिल के बारे में हम जानेंगे कि इनका काम क्या है, इनकी कंडीशंस क्या है, ठीक है। तो इनके बारे में सारा हम डिस्कस करने वाले हैं। और आपको याद रखना है कि हम हैंड होल्डिंग रखेंगे आपकी सीआईबी के रिजल्ट जब तक आपका क्लियर नहीं हो जाता। चैप्टर वाइज एमसीक्यू सेशंस लाए जाएंगे, चैप्टर वाइज कॉन्सेप्चुअल सेशंस लाए जाएंगे, ट्रिकी सीरीज़ आपके लिए कॉन्सेप्ट की लाई जा रही है, एमसीक्यू सेशंस मॉड्यूल वाइज आपके लिए लाए जा रहे हैं। तो आप बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छी लगी अगर आप डिसलाइक कर रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या कमी रह गई थी। शेयर कीजिए अपने सीरियस दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।